नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में बात चीन की साजिशों की। एलएसी पर शांति और महीनों से जारी संवाद की आड़ में चीन की सेना जंग की तैयारी में लगी है। खबर है कि चीन की सेना बॉर्डर पर अपने 3 घातक हथियारों की तैनाती कर चुकी है। साथ ही शी जिनपिंग के ऑर्डर पर उनकी रॉकेट आर्मी बॉर्डर पहुंच चुकी है। बॉर्डर पर ड्रैगन की रॉकेट ब्रिगेड। लद्दाख में भारत की सैन्य परेड। बीस अक्टूबर 1962। यही वो दिन था जब चीन की सेना ने मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू किए। चीन के 80,000 सैनिकों ने अचानक धावा बोल दिया। चीन से 8 गुना कम यानी भारत के 12,000 सैनिकों ने इस हमले का जवाब दिया। आज भी हिंदुस्तान बातचीत की आड़ में चीन की उस गद्दारी को भूला नहीं। लेकिन वो दिन था और आज का दिन चीन की सरकार और वहां की सेना सीमा विवाद को जरिया बनाकर भारत के साथ एक बार फिर जंग जैसे हालात पैदा करने पर आमादा नजर आ रही है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी 4,057 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा को जंग का मैदान बनाने पर तुली है। और ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि एलएसी के करीब निर्माण कार्य को तेज करने, बुनियादी ढांचे को रणनीतिक तौर पर मजबूत करने, सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ाने के बाद अब चीन की लाल सेना ने अपनी रॉकेट ब्रिगेड की अग्रिम मोर्चों पर तैनाती करनी शुरू कर दी है। डोकलाम, गलवान और पूर्वी लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद अब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भले ही शांति बनी हुई हो, भले ही सीमा से सैनिकों को पीछे हटाने के लिए चीन और भारत के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की बातचीत हो चुकी हो, लेकिन संवाद की आड़ लेकर ड्रैगन अब भी संग्राम की साजिशें रचने में लगा हुआ है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन चीन ने भारत के साथ बातचीत जारी रहने के बावजूद एलएसी पर 100 से ज्यादा एडवांस रॉकेट लॉन्चर की तैनाती कर दी है। चीन की सेना ने एलएसी पर PHL-03 लॉन्ग रेंज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को तैनात किया है। चीनी मीडिया के मुताबिक नए PHL-03 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 10 यूनिट को लद्दाख के नजदीक तैनात किया गया है। इसकी हर यूनिट में 4 क्रू मेंबर शामिल हैं। तो गौर करने वाली बात यह है कि PHL-03 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर 650 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। इसके 12 मीटर लंबे रॉकेट 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरते हैं। इसके अलावा चीन ने भारतीय सीमा के करीब टाइप PCL-191 रॉकेट लॉन्चर को भी तैनात कर दिया है। इसे चीन के AR-3 सिस्टम के आधार पर विकसित किया गया है। इस रॉकेट लॉन्चर की मारक क्षमता 350 किलोमीटर बताई जा रही है। यह मॉड्यूलर रॉकेट सिस्टम एक साथ 8 रॉकेट फायर कर सकता है। इतना ही नहीं, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने बॉर्डर के करीब 100 से ज्यादा PCL-181 ट्रक माउंटेड होवित्जर को भी तैनात कर दिया है। चीन का दावा है कि उसके PCL-181 होवित्जर की फायरिंग रेंज भारत के M77 से 2 गुनी है। चीन की मीडिया का दावा है कि हाल ही में इसके एक उन्नत संस्करण को भी लद्दाख के पास तैनात किया गया है। चीन भारत और चीन सीमा पर काफ़ी भारी मात्रा में हैवी वेपन्स का डिप्लॉयमेंट कर रहा है। विशेष तौर पे मिसाइल बैटरीज हैं या तोपखाना है और टैंक्स है, इस तरह के इक्विपमेंट को डिप्लॉय कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये सिर्फ एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है और इससे कोई हासिल नहीं होने वाला। चाइना के पास पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं। वह साउथ चाइना सी में काफ़ी बड़े मात्रा में इन्वॉल्व है और ऐसा नहीं चाहेगा कि एक और वो फ्रंट खोले। लेकिन इसमें वो भारत को सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है, विशेष तौर पे जब से क्वाड का फॉर्मेशन हुआ है। पूर्वी लद्दाख में जब से भारत ने अपने M77 होवित्जर, वज्र और T-72 टैंक की तैनाती की है,
तभी से चीन की लाल सेना में खलबली मची हुई है। चीन की सेना भारत के इन घातक हथियारों से इस कदर खौफजदा थी कि उसने आनन फानन में अपने रॉकेट लॉन्चर और होवित्जर की तैनाती कर दी। लेकिन सवाल ये कि क्या चीन भारत की देखा देखी भारी हथियारों की तैनाती कर अपने माइंड गेम में कामयाब हो जाएगा? क्या चीन सीमा पर सैनिकों के साथ घातक हथियारों की तैनाती कर तनाव बढ़ाने का काम नहीं कर रहा? इन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने LAC पर अपनी तैयारियों को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और पुख्ता करना शुरू कर दिया है। पूर्वी लद्दाख के साथ भारत की सेना अब अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में भी अपनी रणनीति को पहले से कहीं ज्यादा धारदार बनाने में जुटी है। भारतीय सेना को नई कॉम्बैट फॉर्मेशन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। इसमें इन्फेंट्री, आर्टिलरी, वायु रक्षा, टैंक और लॉजिस्टिक्स यूनिट शामिल होंगी। इससे पाकिस्तान और चीन की सीमा पर लड़ाकू क्षमताओं में इजाफा होगा। इसके अलावा LAC पर दिन रात निगरानी के लिए मानव रहित विमानों की तैनाती की गई है। इजराइल से लिए गए लंबे समय तक उड़ने वाले हेरॉन ड्रोन पहाड़ी इलाकों में अहम डेटा और तस्वीरें कंट्रोल सेंटर को भेज रहे हैं। सेना की एविएशन विंग ने भी हल्के एडवांस हेलीकॉप्टर रुद्र की एकीकृत हथियार प्रणाली को तैनात कर दिया है। सरकार तवांग को भी तेजी से रेल नेटवर्क से जोड़ने का काम कर रही है। शांति या पीस और ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करना है, उस लिहाज से या उस दिशा में है। और जिसमें कि जितने भी हमारे फॉरवर्ड ट्रूप्स LAC पर है, हमारा यही उद्देश्य रहता है कि वहाँ पर एग्रेसिवनेस ना दिखाई जाए, मैच्योर्ड तरीके से जो भी सिचुएशंस है, अपने फ्रेंडली रिलेशंस और कॉर्डियल रिलेशंस हम मेंटेन करें दूसरी साइड के साथ। हैविंग सेड दिस, यदि कोई ऐसी हालात होते हैं, यदि कोई ज़रूरत पड़ती है, तो हमने वो भी पूरी तैयारी उसके रखना ज़रूरी है। तो उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया, हमारे कॉन्टिंजेंसी प्लान रेडी है। भारतीय सेना के इरादे साफ हैं। अगर चीन ने भारत पर जंग थोपने या फिर घुसपैठ की साजिशों को अंजाम देने का दुस्साहस किया तो इसके नतीजे गंभीर होंगे। भारत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत तरीके से पलटवार करेगा और एक बार फिर चीन को ऐसा जख्म देगा जिसकी टीस उसे बरसों तक सालती रहेगी। 1962 में चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश से भारत में दाखिल हुई थी, लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश से घुसपैठ कर भारत से युद्ध करना चीन को बहुत भारी पड़ सकता है। भारत की सेना न केवल पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, बल्कि भारत की सरकार अरुणाचल प्रदेश में सड़कों का ऐसा इंद्रजाल तैयार कर रही है जिसके जरिए सेना सीधे LAC तक पहुंच जाएगी और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सामने खड़े होकर उसे शिकस्त दे पाएगी। पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपनी पहुंच आसान बनाने के लिए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के काम में लगी हुई है। चीन की सेना सीमा के उस पार सड़कें बना रही है, पुल बना रही है, रेल नेटवर्क को मजबूत कर रही है। सामरिक लिहाज से बढ़त हासिल करने के लिए चीन पानी की तरह पैसे बहा रहा है। भारतीय सीमा के करीब निर्माण कार्य के जरिए मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में चीन को उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी हो गया था। चीन को घेरने के लिए भारत को भी अपने निर्माण कार्य में तेजी लाना जरूरी हो गया था। लिहाजा हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के साथ रणनीतिक तौर पर अहम माने जाने वाली सड़कों को बेहतर बनाने का काम तेज कर दिया है। ऐसी ही एक सीमावर्ती सड़क का जायजा लेने न्यूज 18 की टीम पहुंची अरुणाचल प्रदेश। 1962 की जंग के बाद से ही भारत को सीमावर्ती राज्यों के विकास पर जोर देना चाहिए था,
लेकिन लंबे समय तक देश के पूर्वोत्तर राज्य विकास से वंचित रहे। हालांकि अब यहाँ के लोगों का जीवन आसान बनाने और बॉर्डर पर चीन की चालबाजियों का जवाब देने के लिए केंद्र सरकार अरुणाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के काम में लगी है। ये निर्माणाधीन सड़क इसकी तस्दीक करती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से अगर एलएसी के करीब तवांग तक जाना हो तो सेना और आम लोगों को पहले असम के तेजपुर से होकर गुजरना पड़ता था। 446 किलोमीटर की इस दूरी को पूरा करने में समय लगता था तकरीबन 12 घंटे, लेकिन अब सीधे ईटानगर से तवांग तक की दूरी 5 से 6 घंटे कम हो जाएगी। इससे स्थानीय लोगों को तो राहत मिलेगी, भारतीय सेना के लिए भी सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इस वक्त हम लोग जिस रोड पे खड़े हैं, ये रोड आज से कुछ साल पहले तक नहीं हुआ करती थी। ये एक्सेस जो है, ये रास्ता सीधा ईटानगर को तवांग से जोड़ता है। इससे पहले ईटानगर से अगर तवांग आना होता था तो आसाम के तेजपुर से होते हुए आया जाता था, और ये जो पूरा ऊपर वाला जो एक्सेस देख रहे हैं, इसी एक्सेस के जरिए जो है गाड़ियां तवांग तक पहुंचती थी। अरुणाचल प्रदेश का तवांग सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण इलाका है। 1962 में चीन की सेना इसी तरफ से भारत में घुसी थी। तो आपको बता दें कि पहले तवांग तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता हुआ करता था, लेकिन अब तवांग तक पहुंचने के लिए कई वैकल्पिक रास्ते तैयार किए जा रहे हैं। अगले 2 साल में एक और वैकल्पिक रास्ता तैयार हो जाएगा, जिससे एलएसी तक पहुंचने के लिए सेना को भी दूसरा रास्ता मिल जाएगा। अभी तवांग तक पहुंचने के लिए सेंट्रल एक्सिस पर कई टनल का काम जारी है, जिनमें से एक है नीचीपू टनल। नेपिची टनल जो कि 500 मीटर की टनल है, और इस महज 500 मीटर की टनल के चलते में 6 से 7 किलोमीटर एक बहुत कह सकते हैं कि लंबा डिस्टेंस माना जाता है। हाइट ज्यादा होती है और जिस तरीके से मूवमेंट होता है वो जो है मूवमेंट को इतना स्लो हो जाता है कि बहुत तेजी से जो है काम नहीं हो पाता है। लेकिन अभी फिलहाल 500 मीटर की ये टनल में 350 मीटर का जो है खोदा जा चुका है। नीचीपू टनल इस रूट पर भूस्खलन और घने कोहरे की वजह से होने वाली दिक्कतों को दूर कर देगा। फिलहाल 500 मीटर लंबी इस टनल को खोदने का काम आधे से ज्यादा पूरा हो चुका है। ये एक ऑल वेदर टनल है, जिससे साल के 12 महीने सेना के काफिलों को कनेक्टिविटी मिल पाएगी, और इस टनल से 6 किलोमीटर तक का सफर कम हो जाएगा। इस टनल को ड्रिल एंड ब्लास्ट पद्धति से बनाया जा रहा है, तो तकरीबन 5600 फीट की ऊंचाई पर बन रहा ये टनल डबल लेन है, और इसके अंदर दोनों तरफ फुटपाथ भी तैयार किया जाएगा, जिसे एस्केप रोड की तरह इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इस टनल बनने के बाद लोगों को फॉगी एरिया से राहत मिलेगी, और ट्रेवल डिस्टेंस और ट्रेवल टाइम दोनों कम होंगे। ट्रेवल टाइम और डिस्टेंस कम होने का एक इफेक्ट कार्बन फुटप्रिंट पे आएगा। इसके अलावा तवांग और उसके आगे बुमला तक पहुंचने के लिए एक दूसरा रास्ता वेस्टर्न एक्सेस भी तैयार किया जा रहा है। इस पर बड़ी तेजी से काम चल रहा है, और उम्मीद है कि ये अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। ये रास्ता टेंगा से होते हुए शेरगांव और वहां से तवांग को जाएगा। आपको बता दें कि इस समय देश के सीमावर्ती राज्यों में कुल 272 से ज्यादा सड़कों का काम जारी है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा 64 सड़कों पर काम चल रहा है। दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है, जहां 61 सड़कें बनाई जा रही हैं, जबकि लद्दाख में 43 सड़कों का काम जारी है। खास बात यह कि इन तमाम सड़कों में ज्यादातर ऑल वेदर रोड है। चीन को हमेशा से बढ़त मिलती है कि उसके इलाके में तिब्बत के पठार हैं और वहां पर सड़कों का निर्माण करना आसान है। वो बड़ी तेजी से भारतीय सीमा तक पहुंच सकता है। लेकिन अब भारत भी एलएसी से सटे इलाकों में विषम परिस्थितियों के बावजूद सड़कों का जाल बिछा रहा है, ताकि हथियार और रसद को सड़क के जरिए एलएसी के फॉरवर्ड लोकेशंस तक आसानी से पहुंचाया जा सके। भारतीय सेना के भारी भरकम वाहन, टैंक और दूसरे साजो सामान को कम समय में बॉर्डर तक पहुंचाया जा सके। मरुधरा के चुनावी माहौल वल्लभनगर की बात करेंगे। मरुधरा की हॉट सीट वल्लभनगर में भले ही कांग्रेस को बहुत बढ़त हासिल हो, लेकिन दंगल चतुष्कोणीय दिख रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के साथ बीजेपी के बागी उदयलाल और जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर चुनाव की गर्माहट बढ़ा रहे हैं।
कैसा है वल्लभनगर का सियासी माहौल और क्या कुछ है यहाँ की समस्याएं, देखिए कपिल श्रीमाली की स्पेशल रिपोर्ट। वल्लभनगर सीट का दंगल। राजस्थान की राजनीति में दिग्गज राजनेता के रूप में उभरे गुलाब सिंह शक्तावत की ये कर्मभूमि रही है और राजस्थान की इस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने अब तक गुलाब सिंह शक्तावत और उनके परिवार पर ही दांव खेला है। गुलाब सिंह शक्तावत के बाद उनके छोटे बेटे गजेंद्र सिंह यहां से विधायक बने, तो वहीं अब उनकी पुत्रवधू प्रीति शक्तावत चुनावी मैदान में उतरी है। मरुधरा में जिन 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वल्लभनगर विधानसभा सीट की। वल्लभनगर सीट से लगातार जीतने वाले गुलाब सिंह शक्तावत मरुधरा में बनने वाली सरकार में कई बार मंत्री बने। वो राज्य के गृह राज्य मंत्री भी रहे। इस सीट से सबसे ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेसी नेता गुलाब सिंह शक्तावत जीते हैं। गुलाब सिंह शक्तावत ने 11 चुनाव लड़ा और 5 में जीत हासिल की। आखिरी बार 1998 में गुलाब सिंह चुनाव जीते थे। 2003 में रणधीर सिंह भिंडर ने उन्हें चुनाव हराया था। मुख्य रूप से अगर हम वर्ष 1952 के बाद के चुनावों की बात करें तो हर बार यहां पर पहले कांग्रेस जीतती आई थी, लेकिन उसके बाद में रणधीर सिंह भिंडर ने जब भाजपा से बगावत की तो यहां पर समीकरण बदलने लगे और भारतीय जनता पार्टी यहां पर तीसरे नंबर पर आने लगी। हालांकि यहां पर सीधी जंग कांग्रेस बीजेपी के बीच है, लेकिन तीसरे मोर्चे की भी गुंजाइश इस सीट पर रही है। वल्लभनगर विधानसभा इसलिए भी राजस्थान की हॉट सीट मानी जाती है क्योंकि यही वो सीट है जहां राजस्थान के चुनिंदा ऐसी जगह है जहां पर तीसरा मोर्चा सफल हुआ और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर वर्ष 2013 में जनता सेना बनाने के बाद रणधीर सिंह भिंडर को सफलता मिली। ये सभी राजनेता मुख्य रूप से भिंडर कस्बे के रहने वाले हैं। 2008 में गजेंद्र सिंह शक्तावत ने वल्लभनगर पर जीत हासिल की, तो 2013 में जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर को यहां से जीत हासिल हुई। हालांकि 2018 में फिर से गजेंद्र सिंह ने चुनाव जीता। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी प्रीति शक्तावत को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। राजस्थान की हॉट सीट होने के बाद भी यहां समस्याओं की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या सड़क है। ये वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र का प्रवेश द्वार है और प्रवेश जहां से इस कस्बे के अंदर किया जाता है वहीं पर आप देखिए कि बदहाली का ये शिकार पूरा कस्बा नजर आता है। शुरुआती जो तस्वीर है वही काफी बदहाल नजर आती है। सड़क के चारों ओर कीचड़ नजर आता है, तो वहीं सड़क भी पूरी तरह से बदहाल और खस्ता हाल है, क्योंकि जो राजनेता यहाँ से जुड़े हुए हैं उनका मुख्य ध्यान भिंडर कस्बे की ओर रहता है और वल्लभनगर कस्बा जो कि राजस्थान की राजनीति में भले ही काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता हो, लेकिन ये कस्बा बदहाली का शिकार नजर आता है। यहाँ पे जो योजना आती है वो भिंडर के एमएलए ही ले जाते हैं उधर, और इधर कोई विकास नहीं होता है। सब सड़कें पे खड्डे पड़े हुए हैं। यहाँ से वल्लभनगर से लेकर उदाखेड़ा तक सड़क पे खड्डे पड़े हुए हैं और उधर तहसील की तरफ जाने का सही रास्ता नहीं बना हुआ है। और इधर गैस की टंकी ले जाने के लिए वहाँ तो 2-2 फीट के खड्डे पड़े हुए हैं। हमारे घर पे रोड तो सही है नहीं, हमारे घर तक है जब रोड है तो देखो खड्डे पड़े हुए हैं 2 फीट के। जो पूरा गांव वहाँ गैस का गोदाम है और पूरा गांव वहीं आता है तो भी खड्डे पड़े हुए हैं। एक बार ने 10 बार बोल दिया गया यार खड्डे पड़ा, कोई भरने वाला कोई है सर न। पानी जाम होने की समस्या से भी वल्लभनगर सीट के मतदाता खासे परेशान हैं। कुछ भी नहीं है विकास इस गांव में, केवल ये बिजली की है वो समस्या नहीं है, वरना इस गांव में कुछ भी नहीं। रोडें नहीं है, न नालियाँ है, न कुछ है। हमेशा ये बरसात आती है मतलब कीचड़ हो जाता है सब और गाड़ियाँ फंस जाती हैं। जाने आने में बहुत सारी दिक्कत है। कोई परिवार का, कोई बाहर का, कोई रिश्तेदार आए तो देखते हैं कि क्या है इस गांव में। बिल्कुल ये तभी तक ये जैसे जंगलों में रह रहे वैसे रह रहे। देखते हैं कि ये पिछड़ा हुआ गांव है, यहाँ पे समझ नहीं होते बच्चों के।
और दूसरी बात यह है कि जनप्रतिनिधि जब इलेक्शन के टाइम में आते, वोट के टाइम में आते, वोट मांगते और झूठे आश्वासन दे के चले जाते हैं कि हम आपका अब की बार रोड बनवा देंगे, अब की बार बनवा देंगे, मगर आज दिन तक ये 70 साल देश आज़ाद होने के बाद हमारे गांव में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। उनका मानना है कि वल्लभनगर विधानसभा में कोई भी राजनीतिक पार्टी जीते उसका प्रमुख केंद्र भिंडर रहता है और यही वजह है कि भिंडर में जो विकास हुआ है लगातार यहाँ पर बढ़ता गया है और भिंडर की जो तस्वीर है वो किसी शहरी इलाके की तस्वीर से कम नज़र नहीं आती है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 वल्लभनगर। रबी की बुआई का वक्त बीत रहा है और खाद की किल्लत के बीच किसानों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। डीएपी की कमी से पूरे प्रदेश के किसान बेहाल हैं। घंटों के इंतजार के बाद भी खाद की जगह उन्हें मिल रहा है आश्वासन। ये रिपोर्ट देखिए। डीएपी खाद की कमी से प्रदेश के किसान बेहाल हैं। दो तस्वीर दौसा और बाड़मेर की है। दौसा में घंटों से लाइन में खड़े होने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पाई। डीएपी के लिए संग्राम, धक्का मुक्की, भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल दिखा। घंटों की कोशिश के बाद भी किसानों को निराशा ही हाथ लगी। तो बाड़मेर में भी कृषि उपज मंडी में महज 1100 डीएपी खाद के कट्टे आए थे, जिसे लेने के लिए बड़ी संख्या में किसान पहुंचे, लेकिन उन्हें भी निराश होना पड़ा। में अब ये किसान बैरंग लौट रहे हैं। क्यों? इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि हालांकि यहाँ पर खाद था लेकिन केवल 400 बैग उपलब्ध थे और जो किसानों की संख्या थी वो कई हजारों में थी, इसलिए इनको खाद का वितरण नहीं हो सका। ऐसे में जो बड़ी संख्या में जो किसान आए थे अब उनको वापस भेजा जा रहा है। पुलिस रिक्वेस्ट कर रही है, महिला किसानों से रिक्वेस्ट कर रही है कि वो जाएं। ऐसे में यहाँ पर भारी जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। कोतवाली और आरएसी पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात है और किसानों से समझाइश की जा रही है और समझाइश के बाद अब किसानों को धीरे धीरे यहाँ से खाली कराया जा रहा है। हालांकि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं हो, इसी का ध्यान रखा जा रहा है और इसको देखते हुए यहाँ पर अब कैंपस को खाली कराया गया है। शांतिपूर्ण तरीके से ये कहा गया है कि कल या परसों जब भी खाद मिलेगा या फिर समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना मिलेगी तब यहाँ पर किसान आए। ऐसे में आज करीब 6 से 7 घंटे तक किसान इंतजार करने के बाद अब बैरंग लौट रहे हैं और उनको किसानों को आज खाद भी नहीं मिला है। दौसा के किसानों को जैसे ही 400 डीएपी के बैग की सप्लाई की खबर मिली, किसान क्रय विक्रय सहकारी समिति पहुंचे। डीएपी खाद लेने के लिए करीब 3 से 4 हजार किसान सुबह 5 बजे से ही एकत्रित थे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। कौन मिलेगा अंकल जी? 4 बजे का एड़ा था और अब चक्कर आप लगा माने में आधार कार्ड भी ले लिया, न मैं चाय पी रहा है, माँ की भैंस टन सब ने छोड़ा, परेशान होगा। मैं छोटा आधार कार्ड दे दी माँ को तो बोला मैं न मिला लाए लगे खाद से जी। आप बताओ कितनी देर हो गई आपको आए? हमको 6 बजे का एड़ा तो सवारे का भूखा तो शायद कहीं करा पे चक्कर आऊँ तो लगा मान तो बिल्कुल। एक किसान हमारे साथ है, आप बताओ किस तरह की परेशानी है, कितनी देर हो गई आपको आए हुए? 5 बजे का एड़ा जब तो सुबह का कोई खाती को मिल रहा, आधार कार्ड ले लिया, दे को आधार कार्ड भी को दे रहा न खाद दे रहा। वहीं बाड़मेर में खाद लेने के लिए हजारों किसान सुबह 3 बजे से ही कतार लगाए खड़े थे और खाद के लिए किसानों में सिर फुटअव्वल की स्थिति बन गई। काफ़ी समय से ये डीएपी की बहुत सारी कलक है। कल से कम 1000 से ऊपर आदमी यहाँ पे खड़े हैं और 1150 कट्टे यहाँ पे आए, लेकिन लोगों का तांता लगा हुआ, लोग आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं हो रही। ये हाल सिर्फ 2 जिलों का नहीं है। हर जगह किसान दिन भर सोसाइटियों, किसान सेवा केंद्रों और वेयर हाउस के बाहर एक एक कट्टे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रबी की बुआई का वक्त बीतता जा रहा है, लेकिन किसानों को वादों के अलावा कुछ नहीं मिल पा रहा। दौसा से आशीष शर्मा के साथ प्रेमदान देथा, न्यूज़ 18 बाड़मेर। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।